नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नेशनल न्यूज़ और करंट अफेयर और समाचार, जो कुछ भी बोल लो। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जिसे हम पहले क्या कहते थे, मुगल गार्डन। ठीक है। उद्यान 2 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। अगर किसी को घूम के आना है तो घूम के आ सकता है। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में 8 राज्यों के लिए 12 आकाशवाणी एफएम परियोजनाओं सहित प्रसारण क्षेत्र से संबंधित कई विकास कार्यों की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री ने आज चेन्नई में संशोधित डीडी पोद्दिगई को डीडी तमिल के रूप में फिर शुरू किया। उन्होंने डीडी तमिल चैनल के लोगो का भी अनावरण किया। लोगो प्रधानमंत्री ने 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित 8 राज्यों में 12 आकाशवाणी परियोजनाएं शामिल हैं। कितनी है? 8 राज्यों में 12 परियोजनाएं शुरुआत करी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 3 स्थानों पर 4 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने तमिलनाडु के सेलम, वेल्लोर, तंजावुर सहित 12 राज्यों में 26 नए एफएम ट्रांसमीटर परियोजनाओं की नींव रखते हुए कहा कि शुरू की गई ट्रांसमीटर सेवाओं से प्रसारण बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने कहा 75वें गणतंत्र दिवस की परेड महिला प्रगति पर केंद्रित है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को 75वीं गणतंत्र दिवस परेड विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का मातृका विषय के साथ महिला केंद्रित होगी। नई दिल्ली में आज रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि मार्च करने वाली महिलाएं परेड का बड़ा हिस्सा होंगी। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालय और संगठनों की अधिकांश झांकियां देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति का प्रदर्शन करेंगी। श्री अरमाने ने कहा कि पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकार करेंगी। ये महिलाएं शंख, नादस्वरम, नगाड़ा सहित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। श्री अरमाने ने कहा कि फ्रांस का 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्यीय बैंड दस्ता भी परेड में हिस्सा लेगा। तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम आरंभ। कहाँ पे? चेन्नई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा भारत नए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से लोगों को जानने और नई दोस्ती करने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने आज चेन्नई में खेलो इंडिया गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स की विभिन्न श्रेणियों ने खेल प्रतिभाओं का एक साथ ला दिया है। उन्होंने खेलों के संचालन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। वीर मंगई वेलु नाचियार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को पहचानने और पोषित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु में बोइंग प्रतिष्ठान मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड संकल्प को सुदृढ़ करती है और भारत की प्रतिभा में विश्व के विश्वास को मजबूत करती है। उन्होंने बेंगलुरु में बोइंग प्रतिष्ठान में भारत द्वारा भविष्य के विमान डिजाइन करने की संभावना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण निर्माण कारखाने और बोइंग प्रतिष्ठान के उद्घाटन के साथ कर्नाटक देश में नया विमान केंद्र बन गया है। सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। दिशा निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया कि विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दें। कोचिंग केंद्र ऐसे यूट्यूबर्स को नियुक्ति नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। ऐसे ट्यूटर या यूट्यूब बोल दिया जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ऐसे ट्यूटर को नियुक्ति नहीं कर सकते जिनके पास
स्नातक से कम योग्यता है। श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के भ्रामक नाम से मिठाई बेचने पर अमेज़न को नोटिस जारी कर रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के भ्रामक नाम से मिठाई बेचने पर अमेज़न को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने अमेज़न से नोटिस जारी होने के 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में आरोप लगाया है कि अमेज़न श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद की आड़ में मिठाइयों की बिक्री से जुड़ी भ्रामक व्यापार प्रथाओं में लिप्त है। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत लगभग 9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत लगभग 9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। निदेशालय ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में 10 अचल संपत्ति और 5 बैंक खाते शामिल हैं। ये मुख्य षड्यंत्रकारी लोकेश वर्मा सहित अन्य आरोपियों के हैं। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। रोम में भारतीय दूतावास ने नेशनल मीडिया पोस्ट में कहा कि अल्प विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में इस महत्वपूर्ण समिति में मत्स्य पालन और प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की भूमिका इस क्षेत्र की दिशा में तय करेगी। भारत 57 वर्षों में पहली बार वैश्विक मत्स्य पालन और प्रबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में काम करेगा। भारत में 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रबंधन अकादमी में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का दृष्टिकोण हमारे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और भाषाओं को संरक्षित रखते हुए हमारे देश को विश्व स्तर पर नए तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप बनाए रखना है। श्री मिश्र ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रबंधन अकादमी में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानव केंद्रित विकास भारत के विकास का मुख्य दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीनतम तकनीकी अनुप्रयोगों का उपयोग हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में राफेल, सुखोई, जैगुआर और तेजस सहित कुल 51 भारतीय वायुसेना के विमान भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष फ्लाई पास्ट में वायुसेना के 29 लड़ाकू विमान, 8 मालवाहक विमान, 13 हेलीकॉप्टर और 1 धरोहर विमान सहित कुल 51 विमान उड़ान भरेंगे। वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार राफेल, सुखोई 30, जैगुआर C-130 और तेजस विमान अलग-अलग फॉर्मेशन में फ्लाइट पास्ट करेंगे। इस वर्ष परेड के दौरान वायुसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व महिला अधिकारी कर रही हैं। इनमें स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर, सुमिता यादव, प्रतीत आहूवालिया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल शामिल हैं। मार्चिंग दस्ते में 144 वायु योद्धा भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और चेन्नई में कई प्रसारण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। वे बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे और बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बेंगलुरु में 43 एकड़ के परिसर में 1,600 करोड़ रुपए के निवेश के तैयार बोइंग केंद्र अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। भारत में बोइंग का नया परिसर स्टार्टअप, निजी और सरकारी साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रकल्प है। यह विमान तथा रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं का विकास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलापुर, महाराष्ट्र में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश में वंचित परिवारों की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन परिवारों के जीवन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 4 करोड़ पक्के मकान और 10 करोड़ शौचालय पहले ही उपलब्ध करा चुकी है। श्री मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अगले 5 वर्ष तक जारी रहने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बने 90,000 और सोलापुर में रायनगर आवास सोसाइटी में 15,000 मकान प्रदान करने के बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1 लाख से अधिक परिवारों को आज अपने मकान मिलेंगे। रायनगर आवास सोसाइटी के लाभार्थियों में हजारों हथकरघा श्रमिक, विक्रेता, पावर लूम मजदूर, कूड़ा उठाने वाले, बीड़ी श्रमिक और ड्राइवर आदि शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीआरएफ स्थापना दिवस पर घोषणा की कि एनडीआरएफ इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करेगा। वे आज नई दिल्ली में एनडीआरएफ के 19वें दिवस स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक एनडीआरएफ 13,000 से अधिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित कर चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 जनवरी को असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 22 तारीख को 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन बच्चों को कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, सामाजिक सामाजिक सेवा और खेलों में असाधारण उपलब्धियों के लिए चुना गया है। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं जो 2 आकांक्षी जिले सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने दूसरे लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने वाले बहादुरों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62 से अधिक गानों के साथ राम भजनों की सूची को साझा किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से युगांडा में शुरू हो रहे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का 2 दिन का 19वां शिखर सम्मेलन आज से युगांडा की राजधानी काम्पाला में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर चर्चा होगी। सम्मेलन से पहले होने वाली गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन काम्पाला में 21 और 22 जनवरी को अल्प विकसित और विकासशील देशों के तीसरे G77 सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। कल शाम काम्पाला पहुंचने पर डॉक्टर जयशंकर ने अंगोला के विदेश मंत्री एम्बे टेटे एंटोनिया से मुलाकात कर भारत और अंगोला के बीच भारत और अफ्रीका सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक वीजा मुक्त व्यवस्था शुरू करने पर अपने अंगोला के विदेश मंत्री को धन्यवाद भी दिया है। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत ने कल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में विश्व कल्याण और स्त्री पुरुष समानता के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा की है। भारत ने कल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में विश्व कल्याण और स्त्री पुरुष समानता के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा की है। इसका प्राथमिक और घोषित उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के क्षेत्रों में दुनिया की सर्वोत्तम प्रथा, ज्ञान और निवेश को आकर्षित करना है। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर लाभ के लिए G20 नेताओं की प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाएगा। इनमें बिजनेस 20, महिला 20 जैसे विभिन्न समूहों की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी तथा विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष क्लाउस श्वाब मौजूद थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस गठबंधन का विचार G20 नेताओं की घोषणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मॉडल को बढ़ावा देना है। उन्होंने भारत का मजबूत समर्थन देने के लिए विश्व आर्थिक मंच को बधाई दी। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष क्लाउस श्वाब ने भारत के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन G77 के
अल्प विकसित देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल युगांडा जाएंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन G77 के अल्प विकसित देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से युगांडा में काम्पाला की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण के अनुरूप शिखर सम्मेलन का विषय सबको साथ लेकर चले। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? सबको साथ लेकर चलें। इस समूह में विश्व में 134 देश शामिल हैं। इस अवसर पर सदस्य देशों के नेता आपसी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मिलेंगे। सम्मेलन के दौरान श्री मुरलीधरन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे। वे G77 के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और युगांडा में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। जर्मनी में भारत के राजनयिक हरीश पर्वतनेनी ने आज बर्लिन में जर्मनी के रक्षा राजनीतिक प्रवक्ता फ्लोरियन हेंस से भी भेंट की है। जर्मनी में भारत के राजनयिक हरीश पर्वतनेनी ने आज बर्लिन में जर्मनी के रक्षा राजनीतिक प्रवक्ता फ्लोरियन हेने से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पर्वतनेनी ने कहा कि उन्होंने भारत जर्मनी राजनीतिक साझेदारी को प्रांगण करने के स्वरूप पर चर्चा की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा की। श्री पर्वतनेनी ने कल जर्मन संसद के उपाध्यक्ष जॉन वाडेफुल से भेंट कर वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में बातचीत की। उन्होंने जर्मनी में भारतीय दूतावास में जर्मन जल भागीदारी और जर्मन जल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर जल उपचार और जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। अमेरिका ने कहा कि वे ईरान और पाकिस्तान के तनाव को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच झड़पों से पता चलता है कि क्षेत्र में ईरान को पसंद नहीं किया जाता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वह इस तनाव को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। ईरान ने कहा कि उसने पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर एक समूह के ठिकानों पर हमला किया। इसके 2 दिन बाद जवाबी हमले में पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अलगाववादी आतंकवादियों पर हमले शुरू कर दिए। यमन में हूती विद्रोहियों के समर्थन को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चल रही है। हूती उग्रवादी लाल सागर में वाणिज्यिक पोतों पर हमले शुरू कर रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हूती विद्रोहियों की सहायता कर रहा है। उत्तर कोरिया पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के हाल ही में अमेरिका और जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी KCNA बताया कि उत्तर कोरिया के परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हाइल का पानी के भीतर परीक्षण किया है। हाइल का मतलब सुनामी होता है और उत्तर कोरिया ने इसका पहला परीक्षण इस वर्ष मार्च में किया था। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। तेहरान ने हमलों की निंदा की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने देश और पाकिस्तान की साझा सीमा पर गैर ईरानी ग्रामीणों पर पाकिस्तान के ड्रोन हमले की निंदा की है। उसने इस घटनाक्रम को असंतुलित बताते हुए कहा कि इन हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय का यह बयान दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के कथित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे जवाबी हवाई हमलों के बीच आया है। ईरान ने कहा कि वह पाकिस्तान के अच्छे पड़ोसी और भाईचारे की नीति का पालन करने पर जोर देता है। ईरान ने यह भी कहा कि वह अपने लोगों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखंडता को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में पाकिस्तान से उसकी धरती पर आतंकवादी समूहों को संचालित होने से रोकने की जिम्मेदारी निभाने की मांग की गई है। दोनों देशों के हमलों में अब तक 9 लोगों के हताहत होने की खबर है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। अब आ जाते हैं राज्य समाचार यानी कि स्टेट न्यूज। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में एक विज्ञान केंद्र और डिजिटल तारामंडल की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा संस्कृत मंत्रालय के राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय परिषद ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में एक विज्ञान केंद्र और डिजिटल तारामंडल की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन पर हस्ताक्षर आज कोलकाता में किए गए हैं। ईटानगर और नामसाई के बाद यह राज्य का तीसरा विज्ञान केंद्र है, जबकि ईटानगर में विज्ञान केंद्र पहले से ही कार्य कर रहा है। पिछले वर्ष 18 दिसंबर को नामसाई में एक विज्ञान केंद्र तारामंडल स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अयोध्या में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की।
हरियाणा के बवाल क्षेत्र में 32 सड़कों के सुदृढ़ीकरण और सुधार को मंजूरी। हरियाणा के सहकारिता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए बावल क्षेत्र में 32 सड़कों के सुदृढ़ीकरण और सुधार को मंजूरी दी है। इन सड़कों के निर्माण और सुधार पर अनुमानित लागत करीब 30 करोड़ रुपए है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि स्वीकृत सड़कों में लिंक रोड, अप्रोच रोड और अन्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कें शामिल हैं। हरियाणा में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। राज्य के सभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं वोट जरूर करता हूँ विषय के अंतर्गत वाद विवाद, चर्चा, निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कला, संस्कृत और भाषा मंत्रालय और हिंदी अकेडमी विभाग द्वारा चांदनी चौक क्षेत्र में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कला, संस्कृत और भाषा मंत्रालय और हिंदी अकेडमी विभाग द्वारा आज चांदनी चौक क्षेत्र में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के चर्चित कवियों ने भाग लिया। इन कवियों में पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, कवि अशोक चक्रधर, कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना, कवि अरुण जैमिनी, कवि राजेंद्र मालवीय और अन्य शामिल थे। इस सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष लाल किले के पास होता है, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते यह कवि सम्मेलन इस बार लाल किले पर न होकर चांदनी चौक के टाउन हॉल में किया गया। राजधानी ने पुराना किला परिसर में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में लोग मेला का आनंद लेने पहुंचे। राजधानी के पुराना किला परिसर में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने पहुंचे। 4 दिवसीय इस मेले में भजन, मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भारत के अलावा मलेशिया, बाली, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर और श्रीलंका देशों के कलाकार भी इस उत्सव में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज अगरतला में जल जीवन मिशन की समीक्षा की है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज अगरतला में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में पिछले 4 वर्षों में इस मिशन के माध्यम से लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि त्रिपुरा में जल जीवन मिशन तेजी से 100% नल जलापूर्ति के करीब पहुंच रहा है। वर्तमान में राज्य में ग्रामीण इलाकों में लगभग 76% घरों में नल से जलापूर्ति की जा रही है। हर घर जल मिशन में स्थानीय पार्षदों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने चुनौतियों की पहचान करने और उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। पश्चिम त्रिपुरा, ऊनाकोटी, उत्तरी त्रिपुरा और गोमती जिलों में लक्ष्य का 75% हासिल कर लिया गया है। शेष जिले दक्षिण त्रिपुरा, कोवाई, ढलाई और सिपाही जाला में 69 में से 73% नल से जल की आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेजपुर में महाभैरव मंदिर में स्वच्छता सेवा में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम तेजपुर में महाभैरव मंदिर में स्वच्छता सेवा में हिस्सा लेंगे। उसके बाद श्री शाह तेजपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर भूपेन हजारिका को समर्पित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल गृह मंत्री तेजपुर में एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे। आकाशवाणी गुवाहाटी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा। गृह मंत्री शोणितपुर जिले के डेकियाजुली में ऑल बौद्ध महासभा के 13वें त्रिवार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बाद में वे गुवाहाटी में 2500 से ज्यादा असम पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में भी शामिल होंगे। श्री शाह कल गुवाहाटी में असम के ब्रेव हॉर्ट लचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पारंपरिक हाथ से चित्र अनुष्ठानिक धनुष ओनाविल्लु भेंट किया। केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अयोध्या में 25 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पारंपरिक हाथ से चित्रित अनुष्ठानिक धनुष ओनाविल्लु भेंट किया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पुजारियों और प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने कल शाम आयोजित एक कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को ओनाविल्लु सौंपा। यह एक अनुष्ठानिक धनुष है जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के देवता भगवान विष्णु को प्रति वर्ष तिरुओणम के दिन अर्पित किया जाता है।
लकड़ी के इस धनुष में भगवान विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित वृतांत का सचित्र वर्णन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके मुख्य आयोजक केवी बाइजू के खिलाफ असम में अपने स्वीकृत मार्ग से कथित तौर पर हटने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। भारत जोड़ो यात्रा और इसके मुख्य आयोजक केबी बाइजू के खिलाफ कल असम के जोरहाट में अपने स्वीकृत मार्ग से कथित तौर पर हटने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में श्री गोपाल मंदिर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में खान मार्केट के श्री गोपाल मंदिर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिर परिसरों में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के सिलसिले में तीर्थ स्थलों को साफ सुथरा बनाने का आग्रह किया था। राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने शहर में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून और रिमोट कार आदि के परिचालन पर भी रोक लगा दी है। ये रोकथाम अगले महीने 15 तारीख तक जारी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और अन्य तकनीक के माध्यम से मुख्य बाजारों की भी निगरानी की जा रही है। राजधानी में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर मेट्रो रेल की सुरक्षा व्यवस्था आज से बढ़ा दी गई है। राजधानी में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर मेट्रो रेल की सुरक्षा व्यवस्था आज से बढ़ा दी गई है। मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की द्वि-स्तरीय जांच की जा रही है। इस बारे में दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर अति व्यस्त घंटों के दौरान लंबी कतार लगने की संभावना है। मेट्रो प्रशासन ने लोगों से यात्रा के लिए समय से पहले निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा यात्रियों से जांच में सहयोग करने की भी अपील की है। ये द्वि-स्तरीय जांच दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर 27 जनवरी तक जारी रहेगी। अरुणा अरुणाचल युवा समन्वय का तीसरा संस्करण लोअर दिबांग घाटी जिले में शुरू। अरुणाचल प्रदेश में आज अरुणाचल युवा समन्वय का तीसरा संस्करण लोअर दिबांग घाटी जिले में शुरू हुआ। 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के युवा मामले और खेल तथा पर्यावरण एवं वन मंत्री मामा नातुंग ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदर्शन कला, कार्यशालाएं, खेल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के युवाओं की अपार क्षमता को प्रदर्शित करना है। मीडिया से बात करते हुए श्री नातुंग ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकार का वार्षिक कैलेंडर कार्यक्रम अरुणाचल युवा समन्वय बनाया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं के लिए खेल से लेकर प्रदर्शन कला तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सभी समुदायों को जोड़ना है। इस आयोजन में राज्य की 25 जनजातियां भाग ले रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पूरे दिन का सार्वजनिक अवकाश रखने का निर्णय। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने 22 जनवरी को सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पूरे दिन का सार्वजनिक अवकाश रखने का निर्णय लिया है ताकि सभी कर्मचारी रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग ले सकें। मोदी की गारंटी गाड़ी हर घर तक पहुंच रही है और विकास को लोगों के दरवाजे तक ले जा रही है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि मोदी की गारंटी गाड़ी हर घर तक पहुंच रही है और विकास को लोगों के दरवाजे तक ले जा रही है। उन्होंने तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के सालकारपेट गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री पांडे ने कहा कि तेलंगाना का विकास केंद्र सरकार की कल्याण और विकास योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन से ही होगा। हरियाणा में आधे दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा। हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 तक आधे दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है ताकि सभी कर्मचारी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में भाग ले सकें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में साइबर अपराध के मामलों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू संभाग के हर जिले में जल्दी ही एक साइबर सेल होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में साइबर अपराध के मामलों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए
जम्मू संभाग के हर जिले में जल्दी ही एक साइबर सेल होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों को हल करने के लिए जिला स्तर पर साइबर सेल की शुरुआत की जा रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी मंदिर में दर्शन करने आज का अंतिम दिन। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब केवल 3 दिन रह गए हैं। कार्यक्रम की सभी तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। अयोध्या में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के निरीक्षण में प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान चल रहे हैं, जो 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में हरनी झील में नौका के डूबने से 12 विद्यार्थियों और 2 अध्यापकों की मृत्यु। गुजरात में वडोदरा में हरनी झील में एक नौका के डूब जाने से उसमें सवार 12 विद्यार्थियों और 2 अध्यापकों की मृत्यु हो गई है। ये विद्यार्थी पिकनिक मनाने झील पर गए थे। दुर्घटना के समय नौका पर निजी स्कूल के 4 अध्यापकों और समेत 27 लोग सवार थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मंदिर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। सामाजिक न्याय की प्रतिमा, इसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया है और यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए तैयार की गई है। अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स न्यूज। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत जापान से 0-1 से हार गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स जीतने के लिए श्रीजा अकुला को बधाई दी। इंडिया ओपन बैडमिंटन HS प्रणय का मुकाबला TW से होगा। और इसी के साथ हो जाते हैं खेल समाचार समाप्त और करंट अफेयर भी समाप्त। अब मिलेंगे कल।